सबसे पहले मैं संजीव जी का 26वें हिंदी मेला में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हम हिंदी मेला का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय संजीव जी। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय संजीव जी का आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। संजीव जी लगभग 38 वर्षों तक एक रासायनिक प्रयोगशाला से जुड़े रहे। 7 वर्षों तक उन्होंने हंस का सफल संपादन किया। उनका रचना संसार व्यापक होने के साथ विविधताओं से भरा हुआ है। उनकी प्राय 150 कहानियां, 13 उपन्यास और विविध लेखन ने उन्हें पाठकों का चहेता बनाया है। इनकी कुछ रचनाओं पर फिल्में भी बनी हैं। इनकी रचनाएं देश भर के विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई जाती हैं। इन पर देश भर में सैकड़ों शोध कार्य हो रहे हैं। संजीव जी को कथाक्रम पहल इंदु शर्मा स्मृति सम्मान, श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। वे कहते हैं, मेरी रचनाएं मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं। साध्य है मानव मुक्ति। मानव मुक्ति को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखने वाले संजीव जी को आज अपने बीच पाकर हिंदी मेला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। संजीव जी को फिर से मेरा नमस्कार। आपसे सर मेरा पहला प्रश्न है कि आज के वातावरण में मानवाधिकारों के लिए कितनी जगह है? मधु जी, ये एक विचित्र प्रश्न है, क्योंकि मानवाधिकार का तो लगभग प्राय सभी देशों में हनन हो रहा है। और सच पूछा जाए तो ह्यूमन राइट्स जो उस पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितना चिंतन हुआ है, वो सब एक तरफ है। और हिटलरशाही या जो फांसीवादी और दूसरी ताकतें हैं, वे अपने स्तर पर सक्रिय हैं। वे हमारे अधिकारों के नाम पर हमारा गला दबोच रही हैं। आज बोलने तक की आजादी नहीं है। मैं किसी भी देश की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन हम चारों तरफ जो देख रहे हैं उसमें अधिकांश देशों में बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप साफ साफ कहते हैं तो सीधे या तो मार दिए जाएंगे या फिर ऐसी जगह संट कर दिए जाएंगे जहां से आपकी आवाज नहीं आएगी। तो चारों तरफ सर्वत्र ये लगता है कि मनुष्य की नस्ल जो है बदल गई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये जबरा मारे और रोने न दे, वही हाल है। मुझे लगता है कि ऐसी विषम स्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं अभी, वे एक क्रमिक विकास का, उनका भी अपना विकास है। मनुष्यता का जो विकास है, आज से लगभग 100-150 साल पहले भी कम से कम आवाजें उठ रही थी, उन पर काम हो रहे थे, दमन हो रहा था, तो लोग उठकर खड़े भी हो रहे थे प्रतिरोध के लिए। आज वो स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो लोग इसका दमन कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि हमेशा भी बने रहेंगे ऐसे। जबकि ये जो जगत है, जो सामाजिक परिवर्तन तो नहीं कर सकते हैं, मतलब समाज की जो स्थिति है उसमें जो आज जहां वे खड़े हैं, वहां इसके पहले और लोग भी खड़े थे, और सबके सब कहाँ चले गए। एक शेर है, बहारे दिन तो है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, कज़ा ने ऐसी हजारों सूरतें,
बिगाड़ गाड़ी बना बना कर। तो जितना भी दमन कर लें, जितनी आवाजें ये कर लें, लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता है, प्रसन्नता नहीं कहूँगा, आशा है कि उनके दबाने के बावजूद चीजें दब नहीं रही हैं और वे नई नई शक्लों में उभर कर आ रही हैं। इन्हीं से आशा के अंकुर यहीं से फूटेंगे और आगे चल करके आज जो जहां हैं वहां से उनकी स्थिति बदलेगी, या तो उनमें सुबुद्धि आएगी या फिर वे बर्बाद हो जाएंगे। मुझे अभी इससे ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं। संकेत में मैंने कहा, विस्तार में कहने की गुंजाइश तो है नहीं। अभी कहाँ क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि 21वीं सदी के इन 2 दशकों के कहानी लेखन की क्या समस्याएं और उपलब्धियां रही हैं? ये तो साहित्यिक प्रश्न हुआ ना, ये साहित्यिक प्रश्न है और साहित्य का प्रश्न सीधे समाज से जुड़ा हुआ है। मैंने कभी वागर्थ में ये जो नई पीढ़ी आ रही है, मैंने लगभग 20 कहानीकारों का चयन किया था। संपादक थे रविंद्र कालिया जी। मैं उन दिनों अपने एक उपन्यास रह गई दिशाएं इसी पार के शोध कार्य के लिए कलकत्ते में भटक रहा था। वो विचित्र उपन्यास, मतलब जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो किस फेज में है, कहाँ जा रहा है, उसके सामने क्या समस्याएं हैं और दिगंत के छोरों के पार तक उसकी जो उड़ान है वो कहाँ है। तो उसमें मैंने देखा कि जो लड़के थे, जो लड़कियां थीं, जो संभावनाशील कहानीकार थे, उनमें से अधिकांश वो लगता है कि जैसे दियों में तेल खत्म हो जाए, दिए बुझ जाए, उस तरह से बुझ चुके हैं। और एक नई परंपरा आई है। वो परंपरा क्या आई कि जैसे कि रघुवीर सहाय जी ने कहा है कि जहाँ मतलब बात नहीं होती है वहाँ कला होती है। यानी कला जो है जब ज्यादा होगी तो समझिए कंटेंट का गला घुट रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल भाषा के स्तर पर ऐसे ऐसे प्रयोग लोग करते हैं कि चौंध मारती है भाषा। तो इस चौंध के पीछे वो जो मानवीय संवेदनाओं का चेहरा था, जो साहित्य का दरअसल बीज वो था, विचार नहीं कहेंगे, जो जहाँ से साहित्य फूटता था, मानवीय संवेदना, एक दूसरे से जुड़ना, उसके सुख दुख दर्द को समझना और उन अनुभूतियों को कला के स्तर पर उकेरना, संप्रेषित करना, ये जो चीज है। फिर समाज की बात करें तो एक जमाना था जबकि प्राइमरी स्कूल के मास्टर से लेकर के ऊपर के तबके तक के लोग पढ़ते रहते थे। कुछ दिन ब दिन स्थितियां बदलती गईं और साहित्य उनके लिए एक अवान्तर प्रसंग होता गया। कविता के क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ वो आप जानते हैं, कविता और क्या क्या, लगता है कोई नैरेट कर रहा है गद्य को ही, तो उस कविता को कोई क्या पढ़ेगा। वो अनुभूतियां हैं, विचार हैं। ठीक उस तरह से कहानी के स्तर पर भी कुछ चीजें आई, कविता कहानी, कविता की तरह कहानी आई और क्या। फिर वो स्थितियां बदली। हम लोग जब जिस जमाने में आए थे, हम लोगों ने कहानी के ट्रेंड को पूरी तरह बदल दिया और वे मानव दर्दी कहानियां बन गई। फिर हम लोगों ने भाषा पर भी काम किया। जिस भाषा को लोग समझते थे उस भाषा तक हम आए, क्योंकि उसके पहले जो कविताएं जैसे होती थी, कहानियों में कुछ कुछ परिवर्तन आया था कि तत्सम शब्द की स्थिति मजबूत हो रही थी और हिंदुस्तानी जो भाषा थी वो कम हो रही थी। हमने मनुष्य जो बोलता है, ठीक भवानी प्रसाद मिश्र की जगह की तरह हमने ठीक उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया, जीवंत भाषा का प्रयोग किया। कहानी को हम लोगों ने एक तरह से कहा जाए कि नाटकों के
नाटकों के साथ गलबहियां करके, फिल्मों के साथ गलबहियां करके हमने उनको वहां तक पहुंचाया, जनता तक। फिर हमने उसको 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 क्या कहें, प्रचारित करने के लिए नए नए तरीके भी अपनाए। आज की दुनिया में कुछ नहीं है, लगता है सारी की सारी चीजें बीच के अवक्षेपण में थी और अब नहीं है। मुझे लगता है कि पैदा करने की कोशिश में हम बात को भूल गए। कहना क्या था, निकले थे कहाँ, जाने के लिए जाते हैं कहाँ मालूम नहीं। अब उनके भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी तो बहुत अच्छी और बहुत स्तरीय कहानियां आ जाती हैं और संप्रेष्य भी होती हैं, लेकिन सारी कहानियों के बारे में ये स्थिति नहीं है। अभी बहुत मामूली कहानियों पर फेसबुक में मैं देखता हूँ, इतनी उछाल होती है। मैं अपनी बात को जरा सा दूसरे स्तर पर ले जाऊं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, हो सकता समझ में आए। जैसे आज के गीत, आज का गीतकारों को लगता है कि वे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं है उनको। पूछे जाते हैं वही गीत, वही पुराने, वो माधुर्य मेलोडी और वो शब्द, सारा कुछ इसी तरह का कुछ क्रम में, कहानियों के क्रम में आया है। लेकिन मैं सारी कहानियों के साथ ये बात नहीं कर सकता। अब मैं पढ़ता भी नहीं, इसलिए नहीं पढ़ता कि एक तो आप समझ ही रहे हैं कि उपलब्धता की कमी है। वो कोई मेरे पास जो मैगजीन्स, जो पत्रिकाएं आती हैं, उनको लगता है कि वो कम से कम वो वही 100-150 आदमी पढ़ते होंगे, उतने भी नहीं पढ़ते होंगे। तो फिर मन टूट जाता है कि जब चीज पहुंच नहीं रही है, कोई किससे संवाद कर रहा है, लगता है हम अदृश्य को संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो गैप है, इस गैप पर मैं चिंतित हूँ। लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जब हमने शुरू किया था, जवानी के दिन थे, और वे नक्सलवादी मूवमेंट से लेके बिहार का जो ये था, छात्रों से लेकर के जेपी मूवमेंट तक सब कुछ चल रहा था। गुजरात में आंदोलन हुआ था। वे अलग दौड़ दौड़े थे। अभी तो लगता है उनकी प्राथमिकता ही बदल गई हैं। कहानियां उनके लिए लगता है कि फिलर मतलब भर्ती की जगह है, मनोरंजन की जगह है। हमने कहीं विशुद्ध मनोरंजन नहीं रखा कभी कहानी का। हमने सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना। अब के लोग सामाजिक परिवर्तन का माध्यम नहीं मानते, हमें ऐसा लगता है। बेहतर होता कि वे अपनी बात कहते, हम बूढ़ों की बात सिर्फ न सुनी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। जी सर। क्या आपको लगता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन हिंदी जगत को दे दिया है? इस संदर्भ में अपनी आगामी योजनाओं के बारे में कुछ बताइए सर। ये प्रश्न हल्का सा अवान्तर है, इसलिए कि मैंने क्या दे दिया है, मैंने क्या लिखा है, इसका मूल्यांकन स्वांतः सुखाय के स्तर पर न हो करके सर्वांतः सुखाय के स्तर पर होता तो ज्यादा अच्छा था। लोग मुझसे पूछते तो ज्यादा अच्छा था कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्या लिखा है। ऐसा तो वातावरण बना नहीं। मुझे लगता है मेरा सर्वश्रेष्ठ लेखन वो होगा जबकि कोई सड़क चलते मुझे मेरा कॉलर पकड़कर पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों लिखा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने एक कहानी लिखी टीश, वो धर्मयुग में डॉक्टर धर्मवीर भारती को इतनी ज्यादा पसंद थी कि उनको याद ही हो गई थी।
तो अब देखिए, एक तरफ डॉक्टर धर्मवीर भारती, दूसरी तरफ क्या हुआ कि मैं रांची में एक किसी सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा था। अखड़ा बोलते हैं, अखाड़ा मतलब जो सम्मेलन होता है आदिवासियों के बीच में। इसके बाद में देखता हूँ कि उस भीड़ में से एक आदमी डंडा लिए हुए चला रहा है और उसकी उम्र लगभग आज जितनी मेरी उम्र है, यानी 72-74 साल, उसकी उम्र उतनी ही थी। डंडा लिए हुए आ रहा है और उसने कहा, तू संजीव है? सीधे सीधे हमने प्रणाम किया, हमने कहा जी। उसने कहा, मैं तुझी को ढूंढ रहा था बच्चू, तुझी को ढूंढ रहा था। उसने उठाया डंडा और लोगों ने कहा हाँ हाँ हाँ। बोलो, मैंने वो अंक संभाल के रखा है धर्मयुग का, जिसमें तेरी कोई कहानी छपी थी, क्या नाम था, टीस ने क्या, तो उसमें तुमने ये लिखा है कि संताल आदिवासी जो है सांप खाते हैं। क्या मैं सांप खाता हूँ? हमने कहा माफ कीजिए, मैंने जो देखा था वो दिखा था। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा लेखन आपत्तिपूर्ण था तो आप बेशक, मेरा सर है और आपका डंडा है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी स्थितियां आई हैं मेरे साथ। मुझे लगता है वो दिन धन्य थे जबकि मेरा अपने पाठक से सीधे सीधे संवाद हो रहा था। मेरी कहानियां पढ़ पढ़ करके माताएं जब रोती हैं तो मुझे लगता है कि मेरा लेखन आज कुछ किसी मकाम पर आया है, मैं कुछ सीख पा रहा हूँ। ऐसी कितनी चीजें हैं, कितनी रातों में जब छुप छुप के कहानियां पढ़ी जाती थी। उस कहानी का नाम मैं बता दूं, ऑपरेशन जोनाकी। ऑपरेशन जोनाकी जो है, उसको जिस कलकत्ते की एक मिस्ट्रेस थी किसी पब्लिक स्कूल की, वो और उसकी उनकी बहन वो पढ़ रही थी छुप छुप के। और इसके बाद क्या हुआ कि माँ उठी, उन्होंने देखा कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, यही करते हो। उसके बाद उन्होंने लड़कियों को पीटा, यानी वो जो मिस्ट्रेस थी तब मार खाई और सारिका छीन ली गई, सारिका छीन ली गई। तो सोने से पहले उनको लगा कि एक बार देख तो लें कि मेरी बच्चियां पढ़ क्या रही थी। अच्छा, उन्होंने पढ़ी कहानी, पढ़ी, इसके बाद वो लगे रोने। इसके बाद सुबह उन्होंने माफी मांगी थी। वो कलकत्ते की ही मिस्ट्रेस थी, आप पता लगाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा आज। ऐसी ऐसे मेरे साथ जितनी वारदातें हुई थी, मुझे लगता था कि मेरा लेखन वहां धन्य है। मैं अपनी जिंदगी में अगर और कोई काम ना करके मैंने कहानी लिखी, वो कहानी लिखी खासकर, तो उन कहानियों की सार्थकता है। और मेरा श्रम जो है, मेरी प्रतिभा, मेरा कौशल, मेरा कहानी लिखना सार्थक हुआ। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सर्वांता सुखाए या बहुजन सुखाए अगर है तो ठीक है। कितनी बार मैं इस बात को ज्यादा तूल न देकर या प्रशंसा में हो जाएगी। मेरी एक कहानी था अपराध में उस समय के लगभग मोस्ट ऑफ दी, मैंने सबसे ज्यादा जो कंपटीशन दे रहे थे लड़के, वो सारे उन्होंने पढ़ रखी थी, छुप छुप के पढ़ी थी, क्योंकि पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो वो दिन थे। तो उसमें क्या था कि अभी भी पढ़ करके लोग रोते हैं उन कहानियों को। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज सो, इसका निराकरण क्या है? अच्छा, मुझसे लोगों ने पूछा कि क्रांति के रास्ते क्या है, आप बताइए, इसे मुक्ति का पथ क्या है? तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, वो जो लिखी गई थी और जो लिखी जाएंगी, तो वो उन चीजों की सार्थकता है और वही मतलब लेखन को बचाएगी
लेखन को क्या, समाज को ही बचाएगी एक तरह से कहिए। मेरी भूमिका, छोटी सी भूमिका उसमें रहेगी, और उस चीज को सोच करके मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन सार्थक रहा है। मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप में से जितने लोगों ने पढ़ा है, जहां जहां ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, रह गई दिशाएं इसी पार जैसा उपन्यास, पांव तले की धूप, या और जो ये है, तो एक तरह से कहिए कि अपने आप में संतोष तो है, लेकिन मुझे पूरी तरह ज्ञात नहीं है कि मेरा लेखन वो सर्वश्रेष्ठ लेखन है कि नहीं है। मैं अभी भी इस 74 साल की उम्र में भी अभी भी मैं बीच बीच में, अब तो पूरी तरह नहीं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कुछ काम करना है मुझे। मेरी भावी योजनाओं के बारे में आप पूछ रही थी। मुझे कभी भी लगता है कि नहीं, ये सब जो लिखा मैंने वो पूर्वाभ्यास था। लगता है कि ये तैयारी थी, वहां तक पहुंचने की तैयारी, जहां तक अब मैं सोचता हूँ कि मुझे करना चाहिए। तो आप सोचिए अब क्या करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिस सत्य के संधान में ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, या उस तरह के लोग जो थे, महान लोग आगे बढ़े, तो वो मेरा रास्ता था। नवजागरण काल के जो पुरोधा थे, जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था, वो मेरा लक्ष्य था। और चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में मानवीय मुक्ति के लिए जो संकल्पित योद्धा थे, उनमें मेरी भूमिका थी। मेरी भूमिका ये नहीं थी कि जो मैं करता रहा और मैंने किया, पूरी तरह से मैं इससे अब संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ज्योतिबा फूले पर, कबीर पर कुछ काम करना था। मुझे जो छद्म है, यानी सच में जो झूठ की मिलावट है या झूठ में सच की मिलावट है, उनके विरुद्ध काम करना था। वो मैं नहीं कर सका है। कितनी उम्र रह गई है, कैसे साल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। कोई पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा समाज में विसंगतियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ में अंडर करंट्स हैं, कि मैं कहूंगा तब भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैंने ज्योतिबा फूले का नाम लिया, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, दिक्कत नहीं हो रही है। आज मैं उस चीज को महसूस रहा हूँ। किस चीज को मानता रहा मैं? सती प्रथा, उस चीज को कैसे मैं मानता रहा। मनुष्य होने के नाते मैं कैसे मैंने सरेंडर किया उस सच के प्रति, जिसके प्रति पूरे शंकराचार्यों की और विद्वानों की, कवियों की और स्वनाम धन्य महापुरुषों की ये रही, लेखनियां जागृत रही, और उनका जीवन उसमें लगा रहा है। कैसे उन्होंने माना उस सत्य को, जाति प्रथा को कैसे लोगों ने स्वीकारा। उनका विवेक नहीं रह गया। ईश्वर अगर है तो ईश्वर ने क्या उनको चेतना नहीं दी, बुद्धि नहीं दी है? स्त्रियों के प्रति, दलितों के प्रति, दोहितों के प्रति, शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, उस पर क्यों नहीं उनको हस्तक्षेप क्यों नहीं किया उन्होंने, क्यों नहीं बंद किया उन्होंने? ये दुनिया भर के जो आडंबर हैं, इनके खिलाफ मैं लिखना चाहता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा। और मैंने आपको भावी योजना बताई, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, वो महिला जो स्त्री शिक्षा की अग्रगण्य ये है, प्रथम मैंने क्या कहते हैं, प्रातः स्मरणीय, उस पर मैल फेंके जा रहे हैं, कीचड़ फेंका जा रहा है, और क्या क्या उसने किया, मैं जब लिखूंगा उस चीज आएगी सामने। ऐसे भी लोग जानते हैं कि क्या उन्होंने उनके अवदान क्या रहे हैं। तो साहित्य भी एक तरह से कहा जाए कि आडंबर भरा था, कंटेंट भी, स्टाइल भी, और मुझे इन चीजों को बदलना है। जी धन्यवाद सर। सर, मेरा अगला प्रश्न है
कि समकालीन कहानीकारों के साहित्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैंने कह दिया कि समकालीन कहानीकारों के काफी अंश महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर अंश जो हैं वो लगता है कि उनके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। अगर उनका मनोरंजन का रास्ता है तो अलग बात है। अगर उनका चमत्कारपूर्ण मानी चमत्कार पैदा करने की अगर बात है तो एक हद तक चमत्कार तो सब लोग पैदा करते हैं। चेखव ने नहीं पैदा किया, गोरकी ने नहीं पैदा किया, सबने पैदा किया। स्थूल लेखन तो होता नहीं, कला तो कला है ना, कहानी कला है। कला की जितनी चीजें होती हैं उसमें चमत्कार कुछ न कुछ आ ही जाता है। हवाई बातों में के भरम जाल में रुई न सूत और जुलाहों से मटकवर कुछ नहीं हमसे हो पाएगी। इसलिए जो हो रहा है वो कर रहे हैं। नए लड़के अगर उस रास्ते पर हैं तो भाषा के उस चमत्कार में बंधे हुए हैं और वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगा। हो सकता है साहित्य का कोई ट्रेंड हो जहां वो आए जमाना जहां आभासीय यथार्थ ही मुख्य हो और इस तरह का यथार्थ जो प्रतिक्षण बदल रहा है हमारे सामने ये अवान्तर हो, तब उनकी बात अलग होगी। लेकिन जहां हमारे आमने सामने इर्द गिर्द जो फैला हुआ नरक है, उस नरक को, उसमें उस उत्पीड़ित जन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? लोग कहते हैं ये चीज आज नहीं है, जात प्रथा नहीं है। वो कंगना रनौत का जो ये है उनकी आत्मा वाले लोग जो हैं, लोग कहते हैं कि अब सती प्रथा नहीं है। ऐसे महा अघाऊ पंडितों की आत्मा जिनमें है, तो उनसे अपनी कैसे बनेगी? भाषा का चमत्कार खेलें वो। भाषा का चमत्कार करने वाले पहले भी थे। हमारे सूरदास ने किया है, कबीरदास ने उलटवासियों में की है, लेकिन उसके अपने उद्देश्य थे अलग। वो संक्षिप्त उद्देश्य अब आकर के चमकप्रद बन करके खत्म हो गया। लेकिन टोटल उनका जो उद्देश्य था वो मानव मुक्ति का ही था। तो इस तरह साहित्य जो होता है, वर्गों का साहित्य, वर्णों का साहित्य, नारी जब लिखेगी तो अपने ढंग से लिखेगी। वो कहते नहीं है कि हिरण जिस दिन अपना साहित्य लिखेंगे वो साहित्य अलग होगा, शिकारी जिस दिन वो शिकारियों से भिन्न होगा। तो दूसरी बात है कि विज्ञान, साहित्य के लोगों को नरम चारा चाहिए, नरम चारा। दूब, दांतों में कंकड़ पत्थर न घुसे। विज्ञान के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन विज्ञान उनके लिए वर्जित विषय है। ऐसी आवर्जना है कि मैंने जब विज्ञान को इंट्रोड्यूस किया अपने साहित्य में जहां तहां, वो लोगों को नहीं पचा। खैर, बातें बहक जाएंगी। जी सर। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही खराब है, कोरोना काल चल रहा है। तो सर, ये बताइए कि कोरोना काल के अपने ऑनलाइन अनुभवों को दर्शकों के साथ साझा कीजिए सर। कोरोना काल, ये कोरोना तो आज है कल चला जाएगा। कल यानी 2-3 वर्ष लग सकते हैं। वो सुनते हैं वो सब वैक्सीन वगैरह आ गई है, लेकिन इस कोरोना काल में हमने देखा जो कि सांस्कृतिक अवक्षय जो था वो अपने चरम पर, और इस पर्दे की आड़ में लोगों ने अपना अपना उल्लू सीधा किया बहुत कुछ। आप जानते हैं उनका क्या नाम ले। कोरोना काल में साहित्य क्या है? साहित्य एक
बौद्धिक संतुष्टि का माध्यम भले बना, लेकिन एक विचित्र अनुभव रहा कि जो दर्शक है, जो श्रोता है, जिन तक हमारी चीज पहुंचनी चाहिए, वो हमारे सामने अनुपस्थित है। तो हम किसके लिए लिख रहे हैं? कौन सुन रहा है हमारी बात? कितने लोगों तक जा रही है हमारी बात? वैसे भी जाकर के ही क्या करेंगे? कौन सा सामाजिक परिवर्तन करेंगे? वहां कोई एक गुंडा लुटेरा और लोगों को धोखा देने वाला, उसी को तो चुनेंगे, वो उसी को चुनेंगे। एक ईमानदार, हमारे यहाँ एक ईमानदार पुलिस ये था, कांस्टेबल था, कभी उसने घूस नहीं लिया, हमेशा लोगों की सेवा किया। अपना पैसा जो है, जितना पैसा पाता था उसमें थोड़ा पैसा बचा करके वो गरीबों की सहायता कर रहा है। अंत में उसको ठोंगा बना बना के बेचना पड़ा। तो ईमानदारी की कद्र तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। कोरोना काल में भी क्या करेंगे लोग? कोरोना काल में एक और स्थिति आई, दम घुटने लगा लोगों को, मनुष्य संवाद नहीं कर पाया। जैसे एक अजीब ढंग का काला पानी है, जहाँ की हम रख दिए गए हैं, न बात कर सकते हैं, न चीत कर सकते हैं। ये भला हो जिस विज्ञान का हम नाम तक नहीं लेते हैं, उसके चलते मोबाइल फोन या ये सब जो था, ये जो जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, ये चीजें विज्ञान के माध्यम से आ गई थी और कुछ कुछ ऑक्सीजन यहाँ से मिल रही थी, लेकिन कुछ ही कुछ। ज्यादातर यह है कोरोना काल में लोग मानसिक रूप से अवसाद में घिरे रहे, रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया, शिक्षा का संकट उत्पन्न हो गया। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वो पढ़ नहीं सकते हैं, और ऐसे बच्चे मेजॉरिटी में है, ज्यादातर संख्या उन्हीं की है। और ये क्या पढ़ाई हुई जब सामने मास्टर नहीं है? तो क्या पढ़ाई हुई जब सामने श्रोता नहीं है? हम क्या कविता पाठ कर रहे हैं? ये सब सारी चीजें जो है होती रही हैं। और बहुत ही कोरोना काल जो है, ये इसको क्या कहेंगे, एक तरह से मानव विरोधी एक तरह से वातावरण बनाने में वो एक अभिशाप की तरह आया। और ये अभिशाप, मैंने जैसा कहा, ये अभिशाप कोई है, भयंकर है, निश्चित रूप से भयंकर है, लेकिन ये कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो अभिशाप है पहले से, वो कैसे खत्म होगा? जहाँ जातियों में बटा हुआ, स्त्रियों के प्रति, दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति, तो क्या कहें, दुखद अनुभव है। लेकिन इस दुखद अनुभव में हमने सोचा था, मैं आपसे सही बात बताऊं, मैंने सोचा था कोई संकट आएगा, जैसे बाढ़, सूखा, लड़ाइयाँ, या कोरोना का था, ये मालूम नहीं था कोरोना का, या इस तरह की कोई हारी बीमारी, और लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी, लोगों का भ्रम टूट जाएगा, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। उसके बाद से बहुत से लोग वहाँ यूरोप में लगभग कहिए कि 50% से ज्यादा, वो मोर देन 50% जाति प्रथा तो खत्म हो गई, लोगों के शोषण करने के तरीके जो है वो खत्म हो गए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम वैसे ये हैं। हाँ, वो कंधे पर जनेऊ और सर पे चोटी और टोपी लगाए हुए मुसलमानों का जो दल है वो चल रहा है। तो वो दल कोरोना ने खत्म नहीं किया। कोरोना वहां हार गया है। कोरोना को, ये अगर कोई सुन रहा हो कोरोना, अगर उसके पास कान होते तो मैं उसके कान में कहता कि भैया तुम कुछ नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग इन कंपेरिजन टू दीज पीपल, ये लोग तुमसे बड़े हैं। और जो अवसाद है उसके चलते जो उत्पन्न स्थितियां हैं वो तो आप देख ही रही हैं, जो मैंने बताया। छात्रों, मजदूरों, मैंने दिल्ली में देखा कि लाखों लोग कैसे मर गए, बल्कि करोड़ों लोग कैसे कैसे मर गए। असंवेदनशील हमारी सरकारें और सारा कुछ जो है अभी भी है।
नौकरी न चाकरी, घर से निकाले गए हैं लोग, पैसे नहीं है, कौड़ी नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत ही ये हैं। इसमें साहित्य का है, साहित्य तो थोड़ा सा पेट में जाना चाहिए, तब जाके साहित्य होता है। संस्कृति, जैसा कि प्रेमचंद ने कहा कि मरभुखड़ों के लिए कोई संस्कृति नहीं होती है, संस्कृति होती है खाए पिए अभागे लोगों के लिए। जी सर, हिंदी मेला के सहकर्मियों के लिए एक संदेश सर। हिंदी मेला के जैसा हमारे शंभुनाथ जी, जो मेरे अच्छे कामों के हमेशा सहयोगी रहे, उन्होंने जब शुरू किया था वो दिन मुझे याद है। एक नेक काम उन्होंने शुरू किया था, कलकत्ते जैसी जगह में संभव भी था। ये शंभुनाथ जी का जो प्रयास है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर पर बात शुरू की थी। जी सर, धन्यवाद सर, आपने हमें समृद्ध किया। यह सच है कि हिंदी कथा साहित्य में जब जब कथ्य के वैविध्य की बात आएगी, जब जब कथा रस कृति के वैभव संवेदना के रस परिपाक की चर्चा चलेगी, तब तब संजीव जी के लेखन का जिक्र होगा। अभी हाल ही में आपका वो कौन थी कथा संग्रह आया है, बहुत पसंद भी किया जा रहा है। सर, आप स्वस्थ, सुखी और सक्रिय रहें। आपकी दुआएं काश मुझे लगे। बिल्कुल सर। और मेरी जो बातें हैं, मेरी जो कचोट है अंतरात्मा की, जिसे कह सकते हैं, काश वहां तक संप्रेषित हो। काश मुझे उसी आदिवासी की तरह डंडा लेकर कोई मुझे रास्ते में खड़ा हो। बिल्कुल सर। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मैंने पुरस्कारों के बारे में बात कही थी, इफ्को साहित्य सम्मान में पुरस्कार। जी सर। मैंने उनसे जितने पुरस्कार मुझे मिले हैं, वही डंडा पिटाई, कॉलर धराई, मैंने इस तरह के पुरस्कारों को प्रणाम किया था उस दिन। ऐसे ही मैं चाहता हूँ। जी सर।